नमस्कार साथियों। आज हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्रत्यय कहते किसको है। तो जैसा कि साथियों आप सबको पता है, अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्रत्यय की परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको आप प्रत्यय कहेंगे। इसके ठीक विपरीत जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग कहलाएंगे, और जो पीछे लगते हैं उसको आप प्रत्यय कहोगे। साथियों संस्कृत में एक इसकी परिभाषा भी आती है। क्या परिभाषा है? देखिए, परस्य प्रत्यय। परस्य प्रत्यय यानी कि जो बाद में प्रयुक्त होते हैं। पर का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, यहाँ साथियों विसर्ग है, उसके बाद च आ रहा है, तो ये विसर्ग का स बन जाता है, सत्व संधि हो जाती है, और फिर सचुत्व से ये वाला से आ जाता है। वो एक अलग नियम है, लेकिन आपको इसका मीनिंग समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर यानी बाद में, च यानी और जो बाद में प्रयुक्त होते हैं उसको प्रत्यय कहेंगे। इतना सा सिंपल सा इसका अर्थ है, आपको ज्ञात है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो साथियों देखो, प्रत्यय जो आपका है वो साथियों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्रत्यय के प्रकार कितने हैं? तो साथियों 3 हैं। कौन कौन से? अब देखो आप, सबसे पहले आता है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। दूसरा साथियों बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? तद्धित। अभी अपन बात करेंगे किसको तद्धित कहेंगे, किसको कृत कहेंगे, ये अभी अपन बात करने वाले हैं। इसके बाद साथियों एक आता है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अभी आपने समझा प्रत्ययों के 3 भेद है, कृत, तद्धित और स्त्री। कृत प्रत्यय किसे कहेंगे? ऐसे प्रत्यय जो धातु से होंगे। किससे होंगे? धातु से होंगे, उसको साथियों आप कृत प्रत्यय कहेंगे। ऐसे प्रत्यय जो शब्दों से होंगे उसको आप तद्धित कहेंगे। शब्दों से होने वाले जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्त्री प्रत्यय किसे कहेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्त्री प्रत्यय जो है एक तरह से तद्धित प्रत्यय का ही भेद है। स्त्री जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय का ही भेद है। कैसे? तो इसका यह है कि जो आपका स्त्री प्रत्यय है वो शब्दों से होता है। शब्दों से होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस आधार पे जो स्त्री प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्ययों का ही एक भेद है। ठीक है, उसके बाद जब स्त्री जो प्रत्यय है वो तद्धित का ही भेद है, तो अलग से इसका बनाने का क्या प्रयोजन है? तो साथियों इसके लिए एक बात आती है। ये स्त्री जो प्रत्यय है ये पुल्लिंग शब्दों को, जो पुल्लिंग शब्द है उनमें जुड़ करके उनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों से, देखो शब्दों से होंगे इसलिए तद्धित प्रत्यय है। पुल्लिंग शब्दों में लग करके उनको स्त्रीलिंग में बना देंगे, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप स्त्री प्रत्यय कहोगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक आपने समझा प्रत्यय के 3 भेद है। पहला भेद कृत प्रत्यय जो धातु से होगा, दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय जो शब्दों से होगा, तीसरा भेद स्त्री प्रत्यय जो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करता है, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करता है, उसको साथियों आप क्या कहोगे? उसको आप स्त्री प्रत्यय कहोगे। ठीक है, यहाँ तक अपन ने भेदों की बात की। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो प्रत्यय है उससे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। इस पे 2 प्रकार के साथियों प्रश्न आते हैं। जो आपका प्रत्यय प्रकरण है इसमें से 2 प्रकार के आपके प्रश्न हो सकते हैं। सामान्य क्लास है ये। जो महत्वपूर्ण जो प्रत्यय है उन सबका अपन सिंहावलोकन करने वाले हैं, उन सबका अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है? वो आता है एक तो कि प्रकृति प्रत्यय का संयोग, प्रकृति प्रत्यय संयोग, एक तो आपका ऐसा प्रश्न आएगा। दूसरा जो प्रश्न है उसकी प्रकृति साथियों क्या होगी? उसकी होगी कि प्रकृति प्रत्यय का वियोग, प्रकृति प्रत्यय वियोग। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा आएगा। ठीक है, अब आपको समझना है सबसे पहले तो, अच्छा संयोग की बात करते हैं। संयोग का अर्थ तो साथियों होता है मिलाना। संयोग यानी मिलाना और वियोग यानी अलग करना, यानी कि प्रकृति और प्रत्यय को मिलाना उसको तो कहेंगे संयोग, और प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करना
अलग अलग करना, उसको साथियों आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे वियोग। प्रकृति प्रत्यय को जब आप अलग अलग करोगे वो वियोग कहलाएगा, और प्रकृति प्रत्यय को जो मिलाएंगे वो साथियों संयोग कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रकृति क्या है, क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय, तो ये प्रत्यय तो नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्यय है, लेकिन प्रकृति क्या है, तो प्रकृति की साथियों बात करते हैं। आप लोगों को ज्ञात हो ही गया है कि जो प्रत्यय है वो दो चीजों से होंगे, या तो आपके धातु से होंगे या साथियों आपके शब्दों से होंगे, या तो धातु से होंगे या फिर शब्दों से होंगे। ठीक है, जो प्रत्यय है या तो वो धातु से होंगे या शब्दों से होंगे। तो साथियों धातु का जो मूल रूप है, जैसे पट धातु, पट का अर्थ है जाना, धातु का जो मूल रूप है, ठीक है, मूल रूप कैसे, जैसे पट धातु से अपन ने रूप बना लिया पटती, तो ये पटती तो धातु रूप है, धातु नहीं है। ठीक है, तो जो धातु है, धातु को आप प्रत्यय कहोगे, ऐसे ही सब धातु को आप प्रकृति कहोगे, ऐसे ही जो शब्द है, शब्दों से आप अगर प्रत्यय करते हो तो उनमें शब्द जो है वो प्रकृति कहलाएगा। कहने का भाव ये है कि धातु या शब्द को आप प्रकृति कहोगे। ठीक है, तो धातु या शब्द में प्रत्यय मिला करके उनको संयोग करना होगा, या धातु और जो प्रत्यय है वो मिले हुए हैं तो उनको आप अलग करोगे, उसको वियोग कहेंगे। यहाँ तक साथियों स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं परीक्षा में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा जो अपन समझ चुके, लेकिन बात यह है कि अपन प्रत्यय का निर्धारण कैसे कर पाएंगे, प्रत्यय को अलग अलग कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए साथियों आपको दो चार बिंदुओं पे चर्चा करनी है। सबसे पहले तो यह है कि किस किस प्रत्यय में क्या शेष रहता है। ठीक है, प्रत्यय में शेष क्या रहता है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके आधार पे आप आराम से इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा साथियों, प्रत्येक प्रत्यय का कोई ना कोई अर्थ होता है, किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ये भी एक उनका पृथक्करण का आधार है। ठीक है, और साथियों प्रत्येक जो प्रत्यय है उसके प्रयोग के अलग अलग नियम होते हैं, तो प्रयोग नियम, ठीक है, ये एक अलग चीज हुई। ठीक है, और साथियों चौथा बिंदु अपन लेंगे जिसमें प्रत्येक जो प्रत्यय है उसके कुछ उदाहरण रूप अपन देखेंगे ताकि अपने को सम्यक रूप से उसका ज्ञान हो जाए। ठीक है, साथियों इन चार बिंदुओं पे अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शेष क्या होता है, जैसे मैं बात करूं एक तव्यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तव्यत। तो साथियों तव्यत जो प्रत्यय है ये तो प्रत्यय रूप हुआ, लेकिन जब ये शब्द या धातु में जुड़ेगा तो शब्द या धातु में जुड़ेगा तो ये साथियों तय जो है इस तय का लोप हो जाएगा। अच्छा, अब नया शब्द आया लोप। लोप क्या होता है, तो साथियों लोप का अर्थ है अदर्शनम लोप है, अदर्शनम, अदर्शन हो जाने को ही लोप कहते हैं, दिखाई नहीं देने को ही लोप कहते हैं, अदर्शनम लोप है, ये इसकी परिभाषा हुई। ठीक है साथियों, तो ये तव्यत जो है उसमें से तय का लोप हो जाता है, यानी कि तय अदर्शन हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक अपन समझे। देखो इसका प्रयोग करके अपन देख लेते हैं एक बार। देखो मैं जैसे एक धातु है, तव्यत प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय है, धातु से होने वाला प्रत्यय है, तो मैं पट धातु में तव्यत प्रत्यय कर देता हूँ। ठीक है, पट धातु में मैंने तव्यत प्रत्यय कर दिया। अब साथियों जब इनका संयोग होगा, जब ये जुड़ेंगे तो आपको जो शेष रूप जो बचता है, क्योंकि तव्यत जो प्रत्यय उसमें तय का हो गया लोप, अब बचा क्या, शेष क्या रहा, शेष रहा तव्य, क्या रहा तव्य। तो साथियों यही रूप जब इनको मिलाएंगे, जब इनका संयोग होगा, यही रूप आपको लिखना है, यही रूप इनका होगा, तो पठित तव्य। ठीक है, अब ये आप इस तव्य के आधार पर पहचान सकते हो कि ये कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि जिनमें तव्य शेष रहेगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, वो तो साथियों तव्यत प्रत्यय होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब इसमें ई की मात्रा कैसे आई, ई की मात्रा की भी अपन बात करेंगे जब अपन तव्यत प्रत्यय का विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक टेबल के माध्यम से अध्ययन करेंगे वैसे, पर जब तव्यत प्रत्यय का प्रकरण चल रहा होगा तब इस ई की भी बात करेंगे। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं अर्थ वाली। ठीक है, अर्थ वाली बात करते हैं, अर्थ वाली बात करते हैं कि अर्थ का क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया है हर प्रत्यय किसी न किसी विशेष अर्थ के लिए आता है, जिसके पीछे प्रत्यय लगेगा उस शब्द या धातु का अलग ही अर्थ निकल कर आएगा। जैसे ये तव्यत प्रत्यय की मैं बात करूं तो तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में आता है, तो ये साथियों चाहिए अर्थ में आता है, चाहिए या फिर यूं कहो कि योग्य, चाहिए या योग्य अर्थ में ये तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे जितने भी सारे प्रत्यय होंगे उन सबका अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग अर्थ में उनका प्रयोग होगा। ठीक है साथियों, अगली अपन बात करते हैं प्रयोग के क्या नियम है। तो सबके अपने प्रयोग के नियम होते हैं। जैसे मैं बात करूं ये आपका तव्यत जो प्रत्यय है ये साथियों वाव व क्रम, वाव
व कर्म अर्थ में प्रयुक्त होता है। भाव व कर्म अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये क्या होता है, ये भी अपन जब ये प्रत्यय पढ़ रहे होंगे तब इसका अपन इसका विचार करेंगे। ठीक है। अब साथियों उदाहरण जो वाला बिंदु है, उदाहरण में इसके जो रूप बनेंगे या किस किस लिंग में इसके रूप बनेंगे इत्यादि बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अपनी जो ये आज का विषय है इस अधिगम का आधार होगा ये 4-5 बिंदु। साथियों ये मुख्य रूप से शेष क्या रहता है, यही महत्वपूर्ण है। इससे ही आप किसी प्रत्यय का निर्धारण कर पाते हो, फिर किस अर्थ में किसी प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। जहां तक आपको पहचान करने की बात है तो वहां शेष वाला जो बिंदु है यही आपका सारा कार्य कर देता है। फिर भी अपन अर्थ पर भी चलेंगे, किस अर्थ में किस किस प्रत्यय का प्रयोग होता है ये अपन बात करेंगे। प्रयोग के क्या नियम है ये भी अपन बात करेंगे और सबके दो चार उदाहरण अपन देखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ तक आपको इसकी भूमिका समझ में आ गई है। अब साथियों एक टेबल के माध्यम से इस प्रकरण का अपन अध्ययन करते हैं। तो चलिए साथियों टेबल पर आपको लिए चलता हूँ। देखिए साथियों अब मैंने एक टेबल तैयार की है आपके लिए, इससे आपको समझना आसान होगा। ठीक है साथियों, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कृत्य। क्या लिखा है, कृत्य। इस पे साथियों चर्चा करना जरूरी रहेगा। कृत्य कृत प्रत्यय, तो अपन ने अभी बात की थी, तो अपन ने कृत को तो समझ लिया था, कृत जो प्रत्यय है उसको तो अपन ने समझ लिया था, जो धातुओं से होते हैं वो कृत कहलाते हैं। लेकिन ये कृत्य कहाँ से आ गया, तो साथियों इसके बारे में एक बार मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में ही अपन कोई चर्चा करते हैं। साथियों एक बार फिर से आ जाओ। देखो जो अपन ने अभी बात की थी प्रत्यय के जो प्रकार है साथियों, प्रत्यय के कितने प्रकार है, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो कृत है, एक साथियों तद्धित है और एक साथियों स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, स्त्री प्रत्यय ये आप अभी अपन ने पढ़ा था। तो साथियों इनमें जो पहला वाला है कृत प्रत्यय, इस कृत प्रत्यय के पुनः और भेद होते हैं। ठीक है, पुनः 3 भेद होते हैं। उसमें से पहला भेद आता है कृत्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय। कृत प्रत्ययों के फिर से और भेद हुए, उनमें पहला है कृत और दूसरा है पूर्वकृत और तीसरा भेद साथियों आता है उत्तरकृत। ठीक है, ऐसे करके इनके भेद आते हैं, उत्तरकृत। ठीक है, ऐसे इनके भेद है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कृत्य प्रत्यय की। कृत प्रत्यय के अंदर आता है कृत्य प्रत्यय। ठीक है साथियों, तो ये जो कृत्य प्रत्यय है 4-5 इस श्रेणी में आएंगे, वैसे 7 आते हैं, लेकिन अपने 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम में 5 प्रत्यय है। ठीक है, जो कृत्य प्रत्यय है। ठीक है, तो कृत्य प्रत्यय जो होंगे वो किस अर्थ में आएंगे, उन सबका एक ही अर्थ है साथियों, चाहिए अर्थ में। ठीक है, चाहिए या फिर यूं कहूं योग्य, चाहिए या फिर योग्य अर्थ में कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग होता है। सामूहिक रूप से अपन कृत्य प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं, 4-5 कृत्य प्रत्यय अपन पढ़ने वाले हैं, तो उन सबका अर्थ क्या होगा, चाहिए अर्थ उनका होगा। ठीक है, दूसरी बात साथियों इनका जो प्रयोग होता है, कृत्य प्रत्ययों का जो प्रयोग होता है वह भाव व कर्म, भाव व कर्म में इनका प्रयोग होता है साथियों, भाव व कर्म में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अभी इसको अपन पढ़ लेंगे, लेकिन आपको मुझे कृत्य समझाना था इसलिए मैं आपको इस खाली में लेके आया हूँ। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, उसी टेबल पे चलते हैं, उसी से समझने का प्रयास करते हैं। देखो साथियों अब जो मैंने यहाँ पे कृत्य लिखा है ये आपको समझ में आ गया। कृत्य कृत यानी कि जो कृत जो प्रत्यय है उसमें भी कृत्य प्रत्ययों को अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तव्यत जो प्रत्यय है उसमें से तय का हो जाएगा लोप। ठीक है, अब तय का लोप हो गया तो बचा क्या साथियों, ये तव्य बचा। ये जो बचता है ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर अपन प्रत्यय का निर्धारण कर पाते हैं। ठीक है, तो तव्य शेष रहेगा। ठीक है, किसी भी रूप में अगर आप देखोगे तो पीछे आपको तव्य देखने को मिल रहा है, तो आप वहां आसानी से बता सकते हो कि इसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब साथियों बात करते हैं किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी, कृत्य जो प्रत्यय होते हैं, कृत्य जो प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्ययों का ही एक भेद है कृत्य प्रत्यय। वो जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वो चाहिए और योग्य अर्थ में आते हैं। तो साथियों एक बार इसको मैं समझा दूं आपको। यहाँ पे तव्यत ये कृत्य प्रत्यय है, अनियर ये भी कृत्य प्रत्यय के अंदर आता है, यत ये भी कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आता है, अण्यत भी उसी में आता है और क्यप भी उसी में आता है। ये तव्यत, अनियर, यत, अण्यत और क्यप ये जो पांचों प्रत्यय है ये कृत्य प्रत्यय का ही एक भेद है, कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत ही आते हैं। तो साथियों फिर इनका अर्थ भी एक ही हो जाएगा, चाहिए और योग्य अर्थ में ही इन सबका प्रयोग होगा। और साथियों प्रयोग का इनका विशेष नियम क्या है, भाव और क्रम में ही ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब साथियों इस भाव व क्रम को भी आप समझ लीजिए एक बार। उदाहरणों की अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले जो इनके नियम है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। भाव और क्रम क्या होता है, तो साथियों आपको ज्ञात होगा
अगर नहीं ज्ञात है तो एक बार बता दूं मैं आपको। देखो, जो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, वाच्य जो होते हैं वाच्य, उसके 3 प्रकार है। वाच्य के प्रकार 3 होते हैं साथियों। एक तो होता है कृत्रिवाच्य, ये वाच्य अलग चीज है, ठीक है। अभी अभी अपन वाच्यों की बात कर रहे हैं। एक कृत्रिवाच्य होता है, एक साथियों होता है क्रमवाच्य, और एक साथियों होता है भाववाच्य, ठीक है। कृत्रिवाच्य किसे कहेंगे? तो कृत्रिवाच्य उसे कहेंगे जिसमें क्रिया जो है, जिसमें क्रिया जो है वो क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही होगी। जहां पे क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चल रही होगी, वो कृत्रिवाच्य है। जहां क्रिया क्रम के अनुसार चल रही होगी साथियों, वो क्रमवाच्य है। जहां क्रिया भाव के अनुसार चल रही होगी साथियों, वो आपका भाववाच्य है, ठीक है। ये आपको समझने वाली बात है। तो ये अभी अपना ये विषय नहीं है, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूं। मैं सामान्य रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है कि जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी वो कृत्रिवाच्य है, जिसमें क्रिया क्रम के अनुसार चलेगी वो क्रमवाच्य है, और जिसमें क्रिया भाव के अनुसार चलेगी वो भाववाच्य है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी तो साथियों कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। जब साथियों क्रिया क्रम के अनुसार चलेगी तो क्रम में प्रथमा होगी, और जो कर्ता आपका क्रम के अंतर्गत कर्ता भी आएगा, उस कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और क्रम में प्रथमा विभक्ति होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों जो भाववाच्य है, उस भाववाच्य में आपका कर्ता है उसमें तृतीया रहेगी, और अंतर सिर्फ ये रहेगा कि उसमें जो क्रम है, क्रम वो नहीं रहेगा। तो फिर क्या है? कर्ता में तृतीया और क्रम आपका है नहीं, तो क्रिया किसके अनुसार चलेगी? फिर भाव के अनुसार। साथियों भाव का एक अर्थ क्रिया ही होता है। भाव का अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ क्रिया ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिया है वो भाव के अनुसार यानी कि क्रिया स्वयं के अनुसार ही चलेगी, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक अपन समझ चुके। अपन बात कर रहे थे तवियत प्रत्यय की, तवियत प्रत्यय की अपन बात कर रहे थे। तवियत प्रत्यय में साथियों तव्य शेष रहता है, तय का लोप हो जाता है, चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग होता है। अपन ने ये बात की थी कि सारे कृत्य प्रत्यय है वो चाहिए और योग्य अर्थ में ही होते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी भाव व कर्म वाच्य में ये प्रयुक्त होते हैं। जितने भी सारे कृत्य प्रत्यय है 7 होते हैं टोटल, लेकिन अपने इसमें 5 ही है, 2 नहीं है, ठीक है। तो ये पांचों जो है वो पांचों जो कृत्य प्रत्यय है वो भाव व कर्मवाच्य में प्रयुक्त होंगे। अभी अपन ने समझा था भाव व कर्मवाच्य क्या होता है, ठीक है। अब साथियों ये बात तो हो गई। अब इसके उदाहरण के रूप कैसे बनेंगे? तो अभी अपन ने उदाहरण लिया था, अब फिर से देखो पठितव्य। तो पट धातु में साथियों, पट धातु में आप तव्यत प्रत्यय करोगे, पट धातु में तव्यत प्रत्यय होगा, ठीक है। पट धातु में आपने तव्यत प्रत्यय किया है तो इसका रूप क्या बनेगा? फिर साथियों इसका रूप बनेगा पठितव्य। क्या रूप बनेगा? पठितव्य। यहाँ पे साथियों ई की भी मैं चर्चा करूंगा, ई कैसे आया भी अपन करेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं पठितव्य, ठीक है। पठितव्य ऐसा रूप बना। साथियों ये रूप जो बना है ये पुल्लिंग का रूप है। ये तव्यत प्रत्यय जो है ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप भी बनेगा, और स्त्रीलिंग रूप जो है वो बनेगा पठितव्या। साथियों ये तव्यत प्रत्यय नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, और नपुंसक लिंग में रूप बनेगा पठितव्यम। इस तरह से साथियों रूप बनेगा। ये किस आधार पर आपका निर्धारण होगा? ये साथियों वाक्य के आधार पे, वाक्य में किस तरह की इसकी मांग हो रही है उसके हिसाब से इसका आप प्रयोग करोगे। लेकिन ध्यान रहे इनका जब आप वियोग करोगे, इनका जब आप वियोग करोगे, प्रकृति प्रत्यय को अलग करोगे, तो साथियों कोई सा भी लिंग हो, कोई सा भी लिंग का रूप बन रहा हो, उसका वियोग पट प्लस तव्यत ही होगा। चाहे स्त्रीलिंग रूप हो, पठितव्या हो रहा हो उसका भी पट प्लस तव्यत होगा, पठितव्यम हो रहा होगा उसका भी पट प्लस तव्यत, ऐसा ही रूप होगा साथियों। देखो ये पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, ये पुल्लिंग रूप है, ये आपका स्त्रीलिंग रूप है, ये आपका नपुंसकलिंग रूप है। ऐसे ही साथियों अगर धातु आप बदल लेते हो, जैसे वध धातु आपने ले ली है, वध धातु से आप प्रत्यय करते हो तो रूप बनेगा वदितव्य, वदितव्या, वदितव्यम। लिख आप प्रयोग करते हो तो लिख से साथियों रूप बनेगा लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम। वहां पे जो ई का गुण हो जाएगा लेखितव्य रूप बन जाएगा। फिर साथियों ऐसे ही बात करते हैं अच्छा वध की बात कर ली है, क्रीड से करोगे क्रीडितव्य, क्रीडितव्या, क्रीडितव्यम, इस तरह से साथियों रूप बनेंगे, ठीक है। सामान्य रूप से अपन चर्चा कर रहे हैं। फिर साथियों बात करते हैं एक विशेष करके मैंने यहाँ लिखा है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि भाव अर्थ में अभी अपन ने बात की थी जो तव्यत प्रत्यय है वो भाव में भी प्रयुक्त होता है, कर्म में भी प्रयुक्त होता है। लेकिन जब भाव में इसका प्रयोग हो रहा होगा, जब कर्म नहीं है वाक्य में तो भाव में इसका प्रयोग होगा, भाव वाच्य में भी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो भाव अर्थ में जब प्रयोग होगा तब साथियों आपको ध्यान रखना है, तब उसका जो रूप बनेगा वो नित्य रूप से हमेशा नपुंसक लिंग में बनेगा और एक वचन में बनेगा। साथियों जैसे इसमें
जैसे किसी वाक्य में कर्म नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तेन तेन पठितव्यम, ऐसा अगर साथियों रूप आया है तो इसमें क्या है, इसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो फिर साथियों उसका रूप आपको तेन पठितव्यम ऐसा ही बनाना है। तेन पठितव्य ऐसा नहीं बनाना है, तेन पठितव्य ऐसा नहीं बनाना है, तेन पठितव्यम ऐसा रूप बनाना है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ये वाक्य जो है ये भाववाच्य का वाक्य है, तो इसमें जो रूप बनेगा वो नपुंसक लिंग का रूप बनेगा। ये सही है साथियों, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात हुई। फिर साथियों एक और बात मैंने इसमें लिखी हुई है कि इटागम होगा। अभी जो अपने बात कर रहे थे कि जो ई की मात्रा आती है वो कैसे आती है, तो साथियों ये पट धातु है। ये क्या है, पट धातु है। ये साथियों हलंत धातु है। जितनी भी सारी हलंत धातु है, जैसे प ठ, जो पट जो धातु है इसमें अंत में ठ है, और ठ में साथियों कोई स्वर नहीं है। ठ जो है वो आधा है, आधे को अपन हलंत बोलते हैं, उसका ये चिन्ह है। ऐसा चिन्ह अपन लगा देते हैं, इसका मतलब जो वो वर्ण, जिस वर्ण के नीचे ये चिन्ह लगा हुआ वो क्या है, हलंत है। तो हलंत धातु में आप तव्यत प्रत्यय करते हो साथियों, हलंत धातु से आप तव्यत प्रत्यय करते हो, तो वहां क्या है, ई की मात्रा का आगम होगा। देखो मैंने लिखा हुआ इटागम, इटागम, ये क्या साथियों, इटागम को आप अलग करोगे तो इसका रूप बनेगा इट आगम। ईट आगम, आगम का अर्थ होता है आना, ईट आगम, और ईट का अर्थ है ई का आगम हो जाता है, ई का आगम हो जाता है साथियों। तो यहाँ पे जैसे पट प्लस तवियत, पट जो धातु हलंत है तो फिर इसमें तवियत प्रत्यय करने पर ई की मात्रा आ जाएगी। तो फिर साथियों आप ठ आधा उसमें ई की मात्रा लगा दोगे पठी, और पीछे तव्य आप जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा पटी तव्य। ऐसे ही वधी तव्य, लिखित तव्य, ठीक है, इस प्रकार से रूप बनेंगे साथियों। तो आपने अपनी चर्चा की है तबियत प्रत्यय की, ये तबियत प्रत्यय अपना हो चुका है साथियों। अब अपना अगला पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने लिए आसान होगा, एक बार इसका मूल रूप से अपन समझ चुके तो अब अपने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब साथियों बात करते हैं अनियर प्रत्यय की। अनियर जो प्रत्यय इसका क्या शेष रहता है, इसका साथियों रे का तो हो जाता है लोप, तो बचा क्या फिर अनिय बचा। किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है अपन पहले ही बात कर चुके। जो ये पांचों प्रत्यय है ये कृत्य प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कृत्य प्रत्यय है, और कृत्य प्रत्यय का जो प्रयोग है उन सबका प्रयोग चाहिए वो योग्य अर्थ में ही होता है, ठीक है साथियों। और इनका जो प्रयोग है वो भाव और कर्मवाच्य में होता है, ये भी बात सब में समान रूप से लागू होती है, ठीक है साथियों। तो आपने जैसा कि पढ़ लिया है कि अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रहता है, तो बस जो प्रत्यय युक्त रूप बन रहा है, संयोग में जो रूप बन रहा है उसमें आपको अनिय ढूंढना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ पठनीय, साथियों इस पठनीय में आप अलग करोगे, धातु को अलग करोगे तो धातु तो हलंत होती है, ठीक है। अब इस ठ में ए मिला हुआ था, फिर साथियों पीछे नीय तो आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ पे अनिय देखने को मिल रहा है। तो अनिय आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अनिय जिसमें शेष रहता है वो कौन सा प्रत्यय है, वो साथियों अनियर प्रत्यय है, ठीक है। ये बात समझने वाली है। तो साथियों फिर इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं क्या, बिल्कुल इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। अगर आपको पुल्लिंग का रूप चाहिए तो पठनीय ऐसा लिखना पड़ेगा, और आपको स्त्रीलिंग का अगर रूप चाहिए तो पठनीय ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आपको नपुंसक लिंग का रूप चाहिए तो पठनीय ऐसा करना पड़ेगा। एक अपन ने बात की थी भाव अर्थ में नित्य रूप से नपुंसक लिंग एकवचन रूप बनेगा, वो बात साथियों यहाँ भी लागू होती है। अगर तेन पठितव्यम, तेन पठनीयम, यहाँ भी ऐसा तेन पठनीयम ऐसा होगा तो वहां पे साथियों पठनीयम आएगा, पठनीय ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आपको। तो साथियों अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि तबियत प्रत्यय अपन ने पढ़ लिया था, अनियर प्रत्यय की अपन बात कर रहे थे। अनियर प्रत्यय भी अपन ने पढ़ लिया था कि अनियर प्रत्यय में जो है र शेष, र का लोप हो जाता है, अनिय शेष रहता है, और चाहिए और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है, भाव और क्रम में ये प्रयुक्त होते हैं, और रूप बनते हैं पठनीय, पठनीया और पठनीय। साथियों इसमें ईट का आगम नहीं होता है, क्योंकि पहले ही इसमें ए आ गया, तो फिर इसमें ईट के आगम की ऐसी संभावना बनती नहीं, ठीक है। तो अपन ने अब तक तबियत और अनियर प्रत्यय पढ़ा। तबियत प्रत्यय में भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, अनियर प्रत्यय में भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पठनीय ऐसे आप और भी बना सकते हो, वध धातु में आप अनियर प्रत्यय करोगे वदनीय रूप बनेगा, ठीक है। लिख धातु में आप अनियर प्रत्यय करोगे लेखनीय ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। समरणीय, करणीय, इस तरह के जो रूप बनते हैं वो किससे होते हैं, वो आपके अनियर प्रत्यय से होते हैं साथियों। फिर अपन साथियों बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अपना विषय है, अब बात करते हैं यत, नियत और केप की। साथियों ये थोड़ा यहाँ पे ये संदेहास्पद हो जाता है कभी, क्यों, क्योंकि देखो जो आपका यत प्रत्यय है उसमें तय का लोप हुआ बचाइए, नियत प्रत्यय उसमें अण और तय का लोप हुआ बचाइए, ठीक है। और आपका जो केप जो प्रत्यय उसमें क और पय का लोप हुआ बचाइए,
ठीक है, तीनों में ये शेष रहता है साथियों। तो फिर यहाँ संशय वाली स्थिति बन जाती है, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, संशय आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो इनका अर्थ जो है चाहिए और योग्य अर्थ में इनका प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये तृतीय प्रत्यय है, इन तीनों का अर्थ चाहिए और योग्य में आता है। ये जो पांचों है ये चाहिए और योग्य अर्थ में ही इनका प्रयोग होता है। दूसरी बात, भाव और क्रमवाच्य में ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, भाव और क्रमवाच्य में ये यत, नियत, कयप, अनियत, तव्यत, ये सारे जो है वो भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद इनके कुछ नियम है, वो आप विशेष रूप से उनको आपको देखना चाहिए, उनको अपन देखते हैं। साथियों देखो, अपने यहाँ चल लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। देखो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ एक बार, फिर उस पर चलेंगे अपन। साथियों तीन प्रत्यय अपने पास है, एक तो यत है, एक अनियत है, एक कैप है। ठीक है, ये तीनों प्रत्यय अपने पास है। अब जो यत प्रत्यय है उसमें तय का हुआ लोप बचाइए। ठीक है, इसमें अनियत जो है इसमें भी अण और तय का लोप हुआ बचाइए, कैप में क और प का लोप हुआ बचाइए। ठीक है, तीनों में साथियों ये शेष रहता है। अब इसमें अंतर अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए साथियों अब इनके सूत्रों पे चलना होगा। यत जो प्रत्यय है, क्योंकि मैंने सूत्र अब तक आपको याद नहीं कराए, पर यहाँ जरूरत पड़ेगी साथियों, क्योंकि यहाँ उनके बिना आप जान नहीं पाओगे। एक सूत्र आता है अचो यत, अचो यत। ये सूत्र क्या कहता है साथियों? ये सूत्र कहता है कि अचो, देखो इसको आप ऐसे करो, अच धन यत, अच धन यत, यानी कि अच से यत प्रत्यय होता है, अच से यत प्रत्यय होता है। फिर साथियों यहाँ विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग से पहले अ आ रहा है और बाद में सगोस आ रहा है, तो विसर्ग का आपका ऊ बनेगा, अ और ऊ मिलके ओ हो जाएंगे, तो ऐसे फिर अचो यत शब्द बनता है। लेकिन आपको समझना यह है कि अच धन यत ऐसा यहाँ रूप है, और उसका अर्थ होगा अच, यानी अच से पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ, अच यानी अच से यत प्रत्यय होगा, अच से यत प्रत्यय होगा। अच का मतलब क्या साथियों? स्वर। बस इसको याद कर लो आप, स्वरों से यत प्रत्यय होगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। स्वरों से कौन सा प्रत्यय होगा? स्वरों से यत प्रत्यय होगा। अचो यत का अर्थ हुआ स्वरों से यत प्रत्यय होगा। ठीक है, फिर अनियत का क्या है? तो नियत का साथियों है हलो नियत, हलो नियत, हल से साथियों नियत प्रत्यय होगा, यानी कि स्वर से तो आपका यत प्रत्यय होगा, और आपके जो हल है, हल का मतलब व्यंजन, जो व्यंजन है उनका, उनसे आपका नियत प्रत्यय होगा। ये स्वर और व्यंजन कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? ये साथियों धातु के अंत में, धातु के अंत में, धातु के अंत में, धातु के अंत में अगर स्वर है तो उससे यत प्रत्यय करोगे आप, और धातु के अंत में अगर हल है तो उससे आप अनियत प्रत्यय करोगे। ये साथियों आपकी समझने वाली बात है। ठीक है, अब साथियों इसमें थोड़ा आपको और ध्यान देना है। इन दोनों की, मान लो ये दो भाई है और भाइयों के बीच में विवाद होता ही है, तो यहाँ पे अनियत और यत और नियत के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, विवाद क्या हुआ? अनियत ने बोला कि तेरे पास ज्यादा है यार, तू सारे स्वरों को ले गया। उसने बोला तेरे पास भी तो हल है, लेकिन वो बोला हल तो कोई काम के है नहीं, तू स्वर सारे ले गया तो तेरे पास ज्यादा है, तो फिर से बंटवारा होना चाहिए। तो यत क्या करे बेचारा, उसने बोला कि ठीक है करते बंटवारा। ठीक है, तो फिर इस अनियत ने बोला कि मुझे स्वरों में से कुछ स्वर दे। ठीक है, तो वैसे यत भी समझदार था, उसने बोला कि चलो ठीक है अब देना ही है तो हाँ मुझे कुछ कुछ तो दे तू। तो फिर उसने बोला कि री ले ले, री स्वर तू ले ले। तो साथियों ये पूरा जो सूत्र है वो है री हलोनियत, री हलोनियत, री हलोनियत। इसका अर्थ हुआ रीकारांत और हलंत जो धातुएं हैं उनसे कौन सा प्रत्यय होगा? उनसे नियत प्रत्यय होगा। एक बार फिर से इसको हटा देता हूं मैं, देखो अचोयत, अचोयत, ये सूत्र आपके समझ में आ गया, यानी कि अच से स्वरों से यत प्रत्यय होता है। दूसरी बात, दूसरा जो सूत्र था वो है री हलोनियत, री हलोनियत। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र ये कहता है कि री, री यानी रीकारांत, जिन धातु के अंत में री है, जैसे मैं बात करूं, एक धातु है क्री, क्री यानी करना, क्री यानी करना। तो साथियों यहाँ क में री की मात्रा है। ठीक है, और अंत में क्या आ रहा है? क में री की मात्रा, री तो अंत है, इसके बाद अंत क्या है? तो ये रीकारांत धातु हुई। कौन सी धातु हुई? रीकारांत। और रीकारांत धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? तो बोला इसने री और हल, रीकारांत और हलंत से अनियत प्रत्यय होता है। तो ये आपकी रीकारांत धातु है, तो इससे अनियत प्रत्यय होगा साथियों। ठीक है, दूसरी में बात करूं आपके सामने पठ, एक धातु है पठ। अब ये पठ कैसी धातु है? ये हलंत धातु है, इसके अंत में हल है कि नहीं है? हलंत धातु है, तो हलंत धातु से भी कौन सा प्रत्यय होगा? अनियत।
रीकारांत से और हल से ण्यत प्रत्यय होगा। अचो यत स्वर से यत प्रत्यय होगा। इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे जी, जी धातु, जी यानी जीतना। अब जी धातु से कौन सा प्रत्यय होगा? जी धातु से साथियों यत प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि जो जी धातु है उसमें अंत में ई की मात्रा है। ईकारांत स्वरांत धातु है, ई है ना, ई स्वरी तो है, तो ये स्वरांत धातु है, तो इससे कौन सा प्रत्यय होगा? यत प्रत्यय होगा। ठीक है, पहले धातु आएगी, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगाना है। तो जी के साथ में साथियों यत प्रत्यय होगा, क्योंकि जी स्वरांत धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसका रूप बनेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो नियत प्रत्यय उसने तो री ले लिया, अब बदले में उसको भी देना पड़ेगा। फिर अच ने बोला कि तू मेरे से तो ले लिया रे, मेरे को क्या दिया? फिर मेरे कम पड़ेगा ना। फिर उसने बोला मेरे को भी देना पड़ेगा, तो इसने बोला यार चल ठीक है दूंगा मैं तेरे को। तो इसने बोला कि जो मेरे व्यंजन है उनमें से तू एक काम कर, जो मेरे व्यंजन है उनमें से प वर्ग, कौन सा वर्ग? प वर्ग, इसको तू ले ले। यत को इसने बोला कि तेरे को चाहिए, जो हाँ चाहिए मेरे को, तो ये काम कर, तू प वर्ग तू ले ले। ठीक है, लेकिन उसके बीच में शर्त रख दी एक कि प वर्ग तू लेगा, लेकिन प वर्ग जो है वो अंत में आएगा। पहली बात तो ये, प वर्ग अंत में आएगा, लेकिन उस प वर्ग वर्गांत धातु से पहले एक ही मात्रा चाहिए, यानी एक ही मात्रा, फिर प वर्गांत धातु, है ना, फिर अंत में प वर्ग। देखो साथ में इसको समझो आप एक बार, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। देखो जो उसने यत ने बोला कि मुझे भी व्यंजन चाहिए, तो उसने बोला कि ठीक है व्यंजन चाहिए तो तू एक काम कर, प वर्ग ले ले। प वर्गांत, जिसके अंत में प वर्ग आ रहा हो उसको आप क्या कहोगे? प वर्गांत धातु। प वर्गांत धातु तू ले ले जिनके अंत में प वर्ग आए। अब प वर्ग में प, फ, ब, म पूरी फैमिली आएगी। ठीक है, तो प वर्गांत धातु को तू ले ले, लेकिन शर्त रखी कि प वर्गांत धातु से पहले एक ही मात्रा होनी चाहिए। ए धन प वर्गांत धातु ऐसा होगा उसमें वो तेरी रहेगी। ठीक है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे एक शब्द लब, लब। अब ये लब साथियों धातु है। अब इस लब धातु में आपको ध्यान देने वाली बात है, इस लब धातु के अंत में क्या है? ब है। ठीक है, और ब किस वर्ग में आता है? ब आता है प वर्ग में। ठीक है, ब प वर्ग में आता है। तो साथियों ये जो ब है, ये लब जो है, ये प वर्गांत धातु हुई कि नहीं हुई? प वर्गांत धातु हो गई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आना चाहिए था? यत प्रत्यय आना चाहिए था। लेकिन शर्त है उसकी कि जो प वर्गांत है, अंत में जो प वर्ग के वर्ण आएंगे उससे पहले आपको एक ही मात्रा चाहिए, जस्ट पहले एक ही मात्रा चाहिए। ये बात कर रहे हैं ना अपने। तो साथियों देखो, ब से पहले एक ही मात्रा है, क्योंकि ल में किसकी मात्रा लगी हुई है? एक ही मात्रा। तो साथियों फिर इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें यत प्रत्यय होगा। ठीक है, इसका एक सूत्र आता है पोर्दुपदात, पोर दु प दा त। इस सूत्र की मैं आपसे व्याख्या करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ऐसा अपन नहीं करते हैं। आप इसका अर्थ केवल इतना ही समझे कि प वर्गांत धातु से यत प्रत्यय होगा, लेकिन प वर्गांत धातु से पहले एक ही मात्रा चाहिए। ठीक है साथियों, सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है, सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है उसको बोलते हैं उपदा। क्या बोलते हैं? उपदा। तो उपदा में ए चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। अंत में तो आपका प वर्ग चाहिए, लेकिन जो उपदा है, जो सेकंड लास्ट वर्ण है, उसमें एक ही मात्रा चाहिए। ये इसकी बात है। पोर्दुपदात का अर्थ हुआ प वर्गांत धातु, लेकिन अदुपदात, अंत में उपदात, उपदा में अद हो। उपदा का मतलब सेकंड लास्ट जो वर्ण है वहां एक ही मात्रा हो, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है साथियों, हाँ ये बात हुई। आपने यत को समझ लिया, यत को आपने समझ लिया। क्या समझा यत को? यत को ये समझ लिया कि यत जो है, यत किस में लगेगा? एक तो अचो यत, अच से यत प्रत्यय होगा। पहली बात तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है। ये सबको कठिन भी लगता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। एक बार जब आप देख लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अचो यत, एक तो अच से यत प्रत्यय होगा। दूसरा सूत्र अपन ने और देख लिया, पोर्दुपदात, पोर्दुपदात यानी कि प वर्गांत धातु जिसकी उपदा में ए हो, उससे भी क्या होगा? उससे भी यत प्रत्यय होगा। फिर साथियों बात करते हैं नियत की। नियत में कौन कौन से सूत्र है? तो साथियों नियत में दो सूत्र है, एक ही सूत्र है, री हलो नियत। री हलो नियत क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रीकारांत धातु हो या फिर हलंत धातु हो, उससे अनियत प्रत्यय होगा। ठीक है, स्वरों से अच से यत प्रत्यय होगा,
लेकिन री स्वर को अलग रखना है क्योंकि री नियत के साथ आता है, और ऐसे ही हल के साथ में नियत प्रत्यय होता है, लेकिन प वर्ग को आपको यत के साथ जोड़ना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर साथियों प्रत्यय तो एक और था केप, उसका क्या विचारेगा, उसके साथ तो उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो वो जो इन सबसे छोटा था उससे पहले ही पूछ लिया कि भाई तेरे को क्या चाहिए। इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था तो उसने बोला कि बल्ले दो मेरे को, तो तुम 2-4 दे दो, ठीक है, उनसे ही मैं अपना काम चला लूंगा। तो इसने 6 धातुएं मांग ली, एति, सतु, सास, सास, व्री, द्री और जुस। साथियों ये 6 धातु है, एक तो एति, एक सतु, एक सास, सास का से हलंत है, व्री, द्री और जुस, ये 6 धातुएं हैं। इसने बोला कि मुझे तो आप 6 दे दो और बाकी आपके ही रख लो, आप लड़ते झगड़ते रहो, मुझे तो ये 6 धातु दे दो। तो इन 6 धातुओं के साथ में ही कैप प्रत्यय होगा, इनके अलावा अन्य धातु आती है तो उसमें कैप प्रत्यय नहीं होगा। साथियों मुझे लगता है आपको यत नियत और कैप का अंतर समझ में आ गया होगा। अब साथियों आगे चलते हैं, उदाहरणों के साथ अपन इसको देखते हैं। देखो अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। साथियों क्या करें, मैं आपको इसको लघुतम रूप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यत नियत और कैप का जो प्रकरण है वो थोड़ा संशयास्पद प्रकरण है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा यह समय लगा, समय देना इसका जरूरी था, ठीक है। अब आपके साथियों दिक्कत नहीं होगी। अपन बात करते हैं यत प्रत्यय, फिर से बात करते हैं यत प्रत्यय। जो यत प्रत्यय उसका ये शेष रहेगा, चाहिए और योग्य अर्थ में ये आएगा, भाव और क्रम में इसका प्रयोग होगा। अब साथियों इसके जो रूप बनेंगे वो रूप ऐसे बनेंगे, ठीक है। इस रूपों में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भी अपन सूत्र पढ़ के आए थे। अचो यत, अच से यत प्रत्यय होगा, पूर्वोपदात यानी कि प वर्ग से भी यत प्रत्यय होगा, लेकिन उसकी उपदा में ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके। अब साथियों इसके उदाहरण अपन देखते हैं, उदाहरण कैसे बने, उदाहरण के रूप कैसे सिद्ध हुए। तो साथियों जेयम जो रूप बना है, जेयम, जेयम में जो धातु है वो साथियों जी धातु है, ठीक है। जी धातु से साथियों आपने जी धातु से कौन सा प्रत्यय करोगे मुझे बताओ पहले तो। जी धातु से आपको कौन सा प्रत्यय करना है, यत प्रत्यय करना है। क्यों? क्योंकि जी 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 जो धातु है उस जी धातु में स्वर है, अंत में क्या है, स्वरांत धातु है, तो इसे आप यत प्रत्यय करोगे, पहली बात तो ये, ठीक है, यत प्रत्यय आप करोगे। अब साथियों यत प्रत्यय जो हो गया है, इस यत प्रत्यय का एक नियम है। यत प्रत्यय का क्या नियम है कि अगर धातु में ई की मात्रा है, ई की मात्रा है तो उसका आपको गुण कर देना है, और गुण में क्या बनता है, ई का गुण ए होगा साथियों। अगर ऊ की मात्रा है तो उसका गुण कर देना है, ओ बन जाना है। साथियों यहाँ पे अपन गुण संधि की बात नहीं कर रहे हैं। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में ए के बाद में ई होगा तब जाकर के ए बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो यत प्रत्यय जिसमें लगेगा उस धातु से पहले जिसमें ई की मात्रा होगी, बिना ए के ही आपको, बिना ए, इस बिना ए के आपको क्या कर देना है, वहां ई की मात्रा का ए बनाना है, ठीक है। तो आपके पास रूप आ गया जे और पीछे आपका ये, ठीक है। और साथियों ये जो आपका होगा, ये आपका जो प्रत्यय होगा यत, ये आपका नपुंसक लिंग में बनेगा, सदैव इसका नपुंसक लिंग में रूप चलेगा, तो रूप बनेगा जेयम, ठीक है। इस तरह से और भी रूप देखते हैं। अधियम कैसा बना, अधियम की बात करते हैं। तो साथियों अधियम जो है उसमें अधि तो उपसर्ग लग गया, धातु नहीं है अधि, ठीक है, अधि उपसर्ग है, उसके बाद में धातु है ई, ई धातु है, ई धातु के साथ में साथियों यत प्रत्यय हुआ है। अब आपको पता है यत प्रत्यय जो लगेगा तो वो जो पहले की जो धातु है उसका गुण करेगा साथियों, क्या करेगा, गुण करेगा। ई का गुण क्या होता है, ए होता है, ठीक है, ए, और यत प्रत्यय का ये शेष रहेगा और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनेगा एयम, ऐसा बनेगा। अब साथियों आपके पास अधि तो बचा ही हुआ है, अधि से आपको क्या करना है, यहाँ साथियों देखो ई के बाद में ए आ रहा है, यण संधि का नियम प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ आपको यण संधि करनी पड़ेगी। देखो द आधा रहेगा, ई निकल जाएगा, ई का निकल करके ये बनेगा, और ये हलंत है, और ये के बाद में आपको एक ही मात्रा इस पद को जोड़ोगे अधियम, इस प्रकार से ये रूप बनेगा, ठीक है। ये साथियों अधियम वाला रूप बना, ठीक है। फिर बात करते हैं श्रव्यम कैसे बना, श्रव्यम की बात करते हैं साथियों। श्रव्यम जो है, श्रव्यम, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हुआ है, सबसे पहले आपको इसका जो प्रकृति ढूंढनी पड़ेगी। प्रकृति श्रव्यम का अर्थ सुनना चाहिए, ठीक है।
अध्ययन का मतलब अध्ययन करना चाहिए, जेयम का मतलब जीतना चाहिए। तो श्रेयम श्रव्यम साथियों श्रु धातु है, और श्रु धातु से कौन सा प्रत्यय होगा आपको पता है, स्वरंत धातु है तो इससे यत प्रत्यय होगा। ठीक है, और यत प्रत्यय जो होगा फिर आपको पता है यत प्रत्यय जब होता है तो ई का तो ए बनाता है, ऊ का ओ बनाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आपको श्रु के साथ में ऊ का ओ बना देना है, और फिर साथियों आपके पास रूप आ गया ये। ठीक है, ये है। अब साथियों यहाँ पे एक विशेष नियम लगता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी साथियों यहाँ पे एक संधि लग जाती है। यहाँ पे साथियों अयादी संधि लग जाती है। ठीक है, अयादी संधि में तो है कि भाई ए ओ आई औ के बाद में कोई स्वर हो तो फिर अयादी संधि होती है। लेकिन साथियों एक उसमें वार्तिक आती है, वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय, उसके हिसाब से भी फिर अयादी संधि हो जाती है। वो सूत्र आपको ध्यान में नहीं रहे कोई बात नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है कि ओ के बाद में, ओ की मात्रा के बाद में ये आ जाता है तो फिर साथियों वहां पे आपको अयादी संधि करनी है। अब अयादी संधि में क्या होता है, श्रय, श्रय में से आप ओ निकालोगे तो श्रय रह जाएगा आधा। ठीक है, श्रय आपका आधा रह गया, इसको आधा कर दो आप। फिर साथियों ओ का बन जाएगा अव, है ना, ओ का बन जाएगा अव, अव बन गया। फिर साथियों आपके पास ये तो बचा ही हुआ है, अव का वह आधा है। अब साथियों इनको जो आप मिलाओगे, श्रय आधा है लेकिन उसमें ए मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो रूप बन जाएगा श्रय व यम, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, और साथियों इसमें मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, देखना तो कुछ पड़ेगा। बाकी जहां तक कुछ कुछ ऐसे रूप है मैं जो जहां अपने को समस्या हो सकती है उनको ही मैं उठा के लाया हूँ, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा लगे, लेकिन कुछ नहीं साथियों, आप ध्यान दोगे तो हो जाएगा। एक साथियों इसमें विशेष बात आती है, देयम जो रूप बन रहा है, देयम जो है उसमें धातु कौन सी है, दा। दा धातु से आप यत प्रत्यय करोगे क्योंकि आप स्वरण धातु है, दा धातु से यत प्रत्यय करोगे तो फिर साथियों क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक सूत्र आता है इद्यति, इद्यति एक सूत्र आता है, वो क्या कहता है, वो कहता है इद यति, इद यति, यानी कि यत प्रत्यय होने पर आपको ई बनाना है, इद यति, ई हो जाता है यत होने पर। अब साथियों इसका मैं आपको सिंपल सा अर्थ बता देता हूं कि जिन धातुओं के आ की मात्रा आ रही हो, आ की मात्रा आ रही हो और आप यत प्रत्यय कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, उस आ की मात्रा का बड़ी ई बन जाएगा। ये काम इद्यति सूत्र करता है। तो यहाँ पे दा धातु से आप यत प्रत्यय कर रहे हो तो यहाँ पे आ का बन जाएगा ई, और फिर आपका यत प्रत्यय फिर से है। ठीक है, अब साथियों ई जो आ गया है, अब आपको पता है ई का तो क्या बनता है, फिर गुण होता है और वो बनेगा ए, दे, फिर ये और फिर मैं। साथियों इस तरह से इसका रूप बनेगा देयम। ठीक है, फिर साथियों आगे देखो, इसका एक उदाहरण मैंने लिया लभ्यम। अब लभ्यम में इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें साथियों यत प्रत्यय है। यत क्यों, क्योंकि साथियों इसमें धातु कौन सी है, लब। मुझे बताओ लब धातु कैसी है, लब धातु जो है वो प वर्गांत धातु है, इसके अंत में जो है प वर्ग आ रहा है। ठीक है, प वर्गांत धातु है तो क्या ए भी तो चाहिए आगे, तो देखो साथियों प वर्गांत धातु और उसके आगे ए होना चाहिए, उपधा में ए होना चाहिए, तो यहाँ दोनों कंडीशन आपको मिल रही है, प वर्गांत धातु भी है और उपधा में ए भी आ रहा है, तो यहाँ पे लब के साथ में यत प्रत्यय हो जाएगा और रूप बनेगा लभ्यम। ठीक है, ये साथियों आपका यत प्रत्यय का प्रकरण पूरा हुआ। फिर साथियों बात करते हैं नियत प्रत्यय की। नियत प्रत्यय का क्या मामला है, तो नियत जो प्रत्यय है साथियों ये आपका सीधा सरली प्रत्यय है, इसमें ऐसी बात नहीं आती है। जो अपने को समझना था समझ चुके, अनय का लोप होगा, तय का लोप होगा, बचेगा ये, चाहिए और योग्य अर्थ में आता है, भाव व क्रम में इसका प्रयोग होता है। अब साथियों इसके रूप जो है अपन ने अभी सूत्र में पढ़ा था, रीह लोनियत, ये सूत्र अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो साथियों जो कार्यम जो रूप बना है, कार्यम जो रूप बना है उसमें धातु क्या है, उसमें धातु है क्री, और क्री धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, इससे साथियों यत प्रत्यय होगा क्या, नहीं होगा। के प्रत्यय होगा क्या, नहीं होगा। तो कौन सा होगा फिर, इसमें अनियत प्रत्यय होगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्री धातु है ये रीकारांत धातु है, इसके अंत में री है, तो अनियत प्रत्यय आप करोगे। ठीक है, अब अनियत प्रत्यय आपने कर दिया। फिर साथियों आपको ध्यान ये देना है, जो अनियत प्रत्यय है जिसके साथ में अनियत प्रत्यय लगेगा उसमें साथियों क्या करेंगे, इसमें अनय का लोप हुआ, तय का लोप हुआ, अनय का लोप हुआ तो इसका अनित प्रकार भी हुआ। अब ऐसी साथियों चर्चा करूंगा फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा आपको, क्योंकि ये अनियत जो प्रत्यय है वो उसमें अनय की इत संज्ञा हुई है, अनय का लोप हुआ है, तो ये अनित प्रत्यय हो गया। और नित जो प्रत्यय होते हैं उनमें क्या होता है,
वृद्धि हो जाती है, जो धातु के साथ में जो स्वर होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे क है, क में स्वर क्या है, री। अब साथियों उसके बाद में अण्यत का ये बचेगा, लेकिन वो जो अण्य जाने से पहले कुछ कार्य करके जाएगा, वो क्या करेगा, जो स्वर है उसकी वृद्धि करेगा। तो साथियों इसको सामूहिक रूप से आप समझ लीजिए, री की वृद्धि क्या होगी, री की वृद्धि आर होगी। री का गुण तो अर होता है, और री की वृद्धि जो आर होगी, ठीक है। अण्यत प्रत्यय में आपको वृद्धि करनी है, बात ये है, ठीक है साथियों। अगर मान लो ए आ जाए, ठीक है, अंत में तो आएगा नहीं है, ठीक है ना, या तो रिकारांत धातु होगी उससे आप अण्यत प्रत्यय करोगे, और या हलंत धातु होगी, तो अंत में तो हल है, लेकिन उससे पहले ए की मात्रा आ रही है, तो उस ए का आपको वृद्धि करनी है आ। ए की वृद्धि क्या होगी, आ होगी। और साथियों ए आ की तो वृद्धि होगी, अगर वहां पे ई आ गया या ऊ आ गया, ई ऊ का आपको क्या करोगे, ई ऊ का आपको गुण करना होगा। ई का आपको ए बनाना है, ऊ का ओ बनाना है। ये अण्यत प्रत्यय के कुछ नियम है, ठीक है। देखो अब चलते हैं, तो अपन ने अभी बात की थी क्री धातु, क्री, क्री से आप कर रहे हो नियत प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, क्री धातु का क्री, अब री का बन गया साथियों आर, क्योंकि वृद्धि होगी, और फिर आपका शेष रहेगा ये, ठीक है। क्री का री तो अपने हटा देंगे ना, क्री का आपका रहा क, ठीक है, क आधा और फिर आर। तो साथियों क आधा में आ की मात्रा लगेगी का, और र आपका आधा है, आधा रह तो खुद का अस्तित्व है ही नहीं, तो अगले के ऊपर चढ़ जाएगा, और ये पूरा है ये में होगा, तो कार्य, और साथियों नपुंसक लिंग में रूप बनेगा कार्यम। इस तरह से इसकी रूप सिद्धि हुई, ठीक है, कार्यम, ये आपका रूप सिद्ध हुआ। अब साथियों अगला उदाहरण देखते हैं इसका, पाठ्यम। पाठ्यम कैसे बना है, तो देखो साथियों पट धातु है, पट धातु से कौन सा प्रत्यय होगा आप बताइए, अण्यत प्रत्यय होगा। क्यों, क्योंकि ये हलंत धातु है, हलंत धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, अण्यत प्रत्यय होता है। अब साथियों नियत प्रत्यय हो गया, नियत प्रत्यय में अनय का और तय का लोप हुआ। तय का लोप होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अनय का लोप होने से क्या होगा, जो उपदा है धातु में, जो उपदा है उस उपदा का क्या होगा, उस उपदा की वृद्धि होगी। अगर ए है तो वृद्धि होगी, आ है री है तो वृद्धि होगी, ए और री में वृद्धि होती है, और ई ऊ की मात्रा होता तो गुण होता है। तो यहाँ साथियों ए है, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा को क्या करेंगे, आ बना देंगे, और ठ आपका हलंत है, और ये आपका रूप शेष रहेगा और बनेगा पाठ्यम, ठीक है। इस तरह से एक साथियों मंडल लेख्यम। अब लेख्यम का क्या मामला है, तो साथियों आपकी धातु है लिख, धातु है लिख, लिख आपकी धातु है, ठीक है। लिख धातु से आप प्रत्यय कौन सा करोगे, अण्यत। अण्यत क्यों, क्योंकि लिख जो धातु हलंत धातु है, इसे आप अण्यत प्रत्यय करोगे, अण्य गया तय गया। अब अण्य गया तो वो कुछ काम करके ही जाता है, अपने को पता है, तो क्या करेगा, ई की मात्रा होगी तो उसको ए बनाएगा, तो ई की मात्रा का बन गया ए, और ख आपका आधा है, और पीछे जुड़ेगा ये लेख्यम। इस तरह से रूप बनेगा साथियों। एक बन रहा वाच्यम। वाच्यम कैसे, तो साथियों वाच्यम में धातु है वच, वच धातु आपकी है, और वच धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, नियत होगा। क्यों, क्योंकि वच जो है वो क्या है, हलंत धातु है, तो यहाँ पे आपको नियत प्रत्यय करना है, ठीक है। वच धातु से आप नियत प्रत्यय करोगे तो अण भी गया तय भी गया। अब ये अण जाने से पहले कुछ काम करेगा, ठीक है, वह में आ की मात्रा को आ कर देगा, वृद्धि कर देगा, और यहाँ रूप बनेगा वाच्यम। इस तरह से साथियों इसका भी रूप सिद्ध हुआ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी सारे उदाहरणों की अपन चर्चा नहीं कर सकते, वो आपको अभ्यास में करना पड़ेगा, ठीक है। ये साथियों आपके नियत प्रत्यय की अपन ने चर्चा की है। नियत प्रत्यय में सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है, नियत में अणय का जो लोप होता है, अणय गायब होता है, तो वो कुछ कार्य करके जाता है। ए का आ बना देगा, री का आर बना देगा, और ई ऊ की मात्रा है तो ई का ए और ऊ का ओ, इस तरह से कर देगा। अब साथियों बात करते हैं केप प्रत्यय की। केप में क भी गया प भी गया, बचा ये अर्थ चाहिए और योग्य है, और भाव व क्रम में प्रयुक्त होता है। साथियों इसके लिए अपन ने बात की थी, ये 6 धातुओं में ही होता है, 6 धातुओं में ही ये प्रत्यय होता है। एक तो एथी, सतु, सास, व्री, द्री, जुस, इनमें ही होता है, ठीक है। तो जैसे साथियों व्री, एथी से ही अपन बात करते हैं। एथी जो है धातु नहीं, वैसे एथी तो रूप है, ई धातु का रूप बनता है एथी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ई धातु समझना है, धातु ई है। ई से साथियों कौन सा प्रत्यय करोगे आप, ई से आप केप प्रत्यय करोगे, केप, ई से आप केप प्रत्यय करोगे, ठीक है। ई धातु से आप केप प्रत्यय करोगे, ठीक है। ई धातु से केप प्रत्यय होगा तो साथियों रूप क्या बनेगा, यहाँ पे रूप बनेगा ई का तो ई रहेगा, केप का ये बचना चाहिए, लेकिन साथियों जो केप प्रत्यय है उसमें
तुक आगम होता है, तुक आगम का मतलब तय का आगम हो जाता है, तो इसमें तय आ जाएगा, रूप बनेगा इत्य। ठीक है, ऐसे आप स्तु, स्तु धातु में क्या प्रत्यय लगाओगे तो रूप बनेगा स्तुत्य। ठीक है, ऐसे ही साथियों आपका धातु है व्री, व्री धातु में आप क्या प्रत्यय लगाओगे रूप बनेगा वृत्य। ऐसे ही साथियों आपकी धातु है द्रि, धातु कौन सी है, द्रि। देखो आपकी धातु है ई धातु है, ई धातु है, तो ई से आपने के प्रत्यय किया तो रूप बन गया आपका इत्य, तो आएगा। ठीक है, और स्तु से आपने के प्रत्यय किया, स्तुत्य बन गया। ठीक है, फिर आपके जो व्री धातु है, व्री से आपने के प्रत्यय, क्योंकि इसे के प्रत्यय करोगे ना व्री से, ये 4-5 धातु हैं, इनके लिए आपको ध्यान रखना है। स्तुत्य रूप ही याद कर लो आप, स्तुत्य के प्रत्यय, इत्य के प्रत्यय, वृत्य के प्रत्यय, तय इसमें आता है, तय का आप ध्यान रखना, तय का के प्रत्यय में आगम होता है। फिर साथ में द्रि धातु, द्रि का रूप बनेगा द्वितीय। ठीक है, इस तरह से ये 4 धातुओं के रूप तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप और देखो 2 धातु और है, उनका क्या, तो एक तो साथ में धातु है सास, सास, सास धातु है, सास से आप कौन सा प्रत्यय करोगे, क्या प्रत्यय करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं सूत्र पढ़ा आपने, सास तो क्या अपने ले ली ना, तो यहाँ पे सास से क्या प्रत्यय करोगे, क्या होगा, कह जाएगा, पै जाएगा, ये बचेगा। लेकिन साथियों ध्यान देना है, सास से जो क्या प्रत्यय करोगे, वहां पे सास में जो आ की मात्रा है, सास में जो आ की मात्रा है, वो साथियों आ की मात्रा को आपको ई करना है, आ की मात्रा को ई करना है, और सास में जो स है अंत वाला, उस स को ऐसा वाला स बनाना है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 काम करने हैं, एक तो आपने आ की मात्रा का छोटा ई बना दिया, ठीक है, फिर आपने दंत्य से का मूर्धन्य से बना दिया, फिर आप ये जोड़ दो तो रूप बन गया शिष्य। ठीक है, ये साथियों विशेष प्रकार का उदाहरण, इसका आप ध्यान रखिए। और फिर साथियों एक है जुस, जुस से आप क्या करोगे तो रूप बन जाएगा जुस्य। ठीक है, यहाँ तक साथियों अपने इन सारे कृत्य प्रत्ययों का अध्ययन किया है। थोड़ा क्लास लंबी हो गई है, पर साथियों क्या करें, ये जो थोड़ा प्रकरण था, प्रकरण ही ऐसा था, इसको समझना जरूरी था, इसलिए समय लग गया। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अगली अगर ऐसा होगा तो बाकी जो शेष प्रत्यय है एक ही क्लास में इनका पढ़ने का अपना प्रयोजन था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगली क्लास में अपन बाकी शेष प्रत्ययों का एक ही क्लास में अपना अध्ययन करेंगे, वो क्लास इतनी लंबी नहीं होगी। देखो साथियों, मैंने एक ज्ञातव्य जोड़ा है, या ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्ञातव्य उपरोक्त सभी प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्ययों में ही, कृत प्रत्ययों में ही तदंतर यानी उनके बाद में, कृत प्रत्यय जो अपन ने भेद किया उसके बाद में कृत्य प्रत्यय और भेद होता है। ठीक है, अपन ने शुरू में समझा था ये कृत प्रत्ययों के और भेद होते कृत्य प्रत्यय। तो ये जो उपरोक्त सभी अपने पढ़े 5 जो प्रत्यय पढ़े, तबियत, अनियर, यत, अनियत, कयप, ये जो सारे हैं ये कृत्य प्रत्ययों में आते हैं। ठीक है, तो कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो चाहिए और योग्य अर्थ में होते हैं, और ये भाव व कर्म में प्रयुक्त होते हैं। ये भी बात अपने पढ़ ली है, अलग से मैंने अलग से और नोट करा के आपको डाली है, तो आपने देखी है। तो साथियों क्लास काफी लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही अपन कृत्य प्रत्ययों का ये अध्ययन कर पाए। लेकिन अब जो शेष जो प्रत्यय रह गए हैं, क्योंकि कृत प्रत्यय में और भी तो प्रत्यय है ना, धातु से होने वाले प्रत्ययों में और भी है। कृत प्रत्ययों के अपने 3 भेद किए थे, कृत्य, कृत्य, कृत प्रत्ययों के अपने कृत्य भेद किया था, और कृत के पूर्वकृत और उत्तरकृत, पूर्वकृत और उत्तरकृत ऐसे भेद किए थे। तो और भी इसमें कृत प्रत्ययों में शेष रह रहे हैं, तो उनका अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। फिर सेकंड क्लास अपनी प्रत्यय की अंतिम क्लास होगी, तो उसके साथ में अपन आगे और देखेंगे। धन्यवाद साथियों।